तो ये कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जंग जो है जल्द खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो हारे हैं और सीज फायर को या एमओयू को दोबारा से जाने के लिए। लेकिन यही इल्यूजन में, ये ख्वाब में है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लिबरेट कर दिए हैं, वहां से जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं बोल के गुमराह करके चल रहे हैं। लेकिन पूरा दुनिया में इसका असर हो रहा है। तेल की कीमतें यहाँ कल $5.20 था डीजल, 20 सेंट बढ़ा हुआ है 2 दिन में। और पेट्रोल जो है $4.30 हुआ है, जो कि $4 था। तो हर दिन यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है और इसका असर जो है इन्फ्लेशन पर भी हो रहा है। और चीजें, रोजमर्रा की चीजें हर वक्त हर दिन नए नए प्राइजेस लगाते हैं लेबल्स यहाँ। ये हाल हो गया है अमेरिका में। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश खाड़ी के देशों पे निर्भर हैं गैस और तेल और फर्टिलाइजर को, उन पे कितना भारी असर हो रहा होगा और कितना प्रेशर अमेरिका के ऊपर उनके साथी डाल रहे हैं, जो कि वो वादा करे थे कि इनकी नेवी से ऑयल कम कीमत में पूरी दुनिया को हम इनेबल करेंगे सप्लाई करने के लिए। लेकिन रूस से भी नहीं आ रहा है, खाड़ी से भी नहीं आ रहा है और रेड सी से भी अब कम होता जा रहा है। इसके गंभीर परिणाम होंगे। जी मुमताज साहब। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं और एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब का, क्योंकि वो मुस्तकिल सफ़र पे भी हैं और अभी यूएस में हैं गालिबन। और मुझे पता है कि वो फिट नहीं है लाइफ के उसमें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारी मुसलसल रिक्वेस्ट के बाद वो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया। और मैं देख रहा हूँ कि वो काफी मुश्किल में है और मैं पछता रहा हूँ कि क्यों मैंने इनवाइट किया। लेकिन बहरहाल हमारी जो है लगता है कि पाशा साहब आ जाए तो हमारे जो नादरीन है उनको कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा। और पाशा साहब क्योंकि मिडिल ईस्ट में वाकई बड़े एक्सपर्ट के तौर पे देखे जाते हैं। और हिंदुस्तान में दो चार लोग ही होंगे जो मिडिल ईस्ट पे अथॉरिटी हैं। मैं दो चार कह रहा हूँ, उसमें से कम भी हो सकते हैं। मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। बातचीत तो सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, अब्दुल वाहिद साहब भी कर रहे हैं, फिरोज साहब कर रहे हैं। लेकिन एक अथॉरिटी और जिसने बाकायदा सीरियसली स्टडी की हो, हाँ, जिसने थारोली जो है चीजों को देखा हो, एक एक चीज अ, बारीकी से, तो वो प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब के यहाँ चीजें नजर आती हैं। तो और ये बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त यहाँ पे पाशा साहब एक द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने उसको कोट किया है। मैं वहीं पढ़ के सुना करके और चाहता हूँ कि वहीं से आपसे गुफ्तगू शुरू की जाए। उन्होंने लिखा है कि ईरान में अमेरिका अमेरिका रणनीति, हाँ, यानी जो उनकी पॉलिसी है वो हार की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही। ट्रंप के किसी भी मकसद की प्राप्ति न होने, यानी मकसद, कोई भी मकसद अब तक हासिल नहीं हुआ। और स्टेट ऑफ होर्मुज के बंद होने की वजह से अमरीकी जो उनके माविन थे, सहयोगियों का मानना है कि युद्ध से व्यवधान उत्पन्न होगा और यूएस की क्षमताएं कमजोर होंगी। युद्ध तो जरूर बढ़ सकता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट अमेरिका को नहीं मिलेगा और ये शर्मिंदगी की हद तक जाएगा। ये 2-3 दिन से इस तरह के बयानात जो है वो चल रहे हैं। आप चूंकि अमेरिका में हैं, पेंटागन से भी ये रिपोर्ट है कि साहब अब एयर डिफेंस सिस्टम वैसे नहीं बचे हैं। अगर जंग थोड़ा तवील होती है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि जो इनके बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, जहां जहां ईरान आज अटैक करता है, ज्यादातर जो है वो अटैक उनके डिफेंस भी होते हैं लेकिन कामयाब भी हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अभी हमने देखा बहरीन हो या कुवैत हो, लेटेस्ट, अब भारी नुकसान। और इसीलिए अब अमेरिका कह रहा है कि भाई आप लोग जो है खाली कर दो बेसिस को। तो कुछ लोगों का यह है, जैसे अब्दुल वाहिद साहब ने कहा कि हो सकता है कि बड़ा कोई अटैक हो। लेकिन मैं आपको बता दूं
90 एयर ये जो है अपने मिलिट्री बेसिस को बंद करने जा रहे हैं। 90 इनकी तादाद है, क्योंकि उन पे बोझ बहुत ज्यादा है, बजट और उनके पास उनके सरवाइव करने के लिए है नहीं। फिर जो 40 बेसिस को तबाह किया, अभी उनकी मरम्मत का काम भी नहीं शुरू हुआ है जो 40 दिन में, जबकि ईरान के जहां जहां डैमेजेस हैं उनको बाकायदा सरेनो तामीर किया जा रहा है। तो पाशा साहब, ये मैंने एक थोड़ी सी वो बनाई है, आपसे हम लोग सुनना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त की। जी, शुक्रिया मुमताज साहब, और आदाब है फिरोज साहब को और अब्दुल वाहिद साहब दूसरे पैनलिस्ट को। मैं शहर शिकागो से बोल रहा हूँ। कल दिन भर सफर करके आया मैं वहाँ सॉल्ट लेक सिटी आइडाहो फॉल्स से, जो कि 8 घंटे का फ्लाइट थी, बीच में 2 घंटे के बाद। तो आपने जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र किया, तो यहाँ 2 टाइप के मीडिया हैं। एक तो कंप्लीटली फॉक्स न्यूज, राइट विंग, ट्रम्प सपोर्टर्स, मागा बेस्ड है, और दूसरा लिबरल डेमोक्रेटिक और जो सोशलिस्ट कहते हैं वो हैं। तो अभी मैं सुबह इल्हान ओमार जो मिनेसोटा से रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और कल भी दिन भर फॉक्स न्यूज सुन रहा था। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, ये थोड़ा मॉडरेट टाइप, बैलेंस टाइप लोग मानते हैं। तो आपने जो कुछ भी कहा वो सही है। इसका एडिटोरियल न्यूयॉर्क टाइम्स में सिर्फ वही शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की बेइज्जती हो गई है, और बार बार वो जर्मन चांसलर को कोट कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती कर दी इस जंग में, और अमेरिका जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्योंकि असल बात यह है कि इतनी बड़ी एयरफोर्स और नेवी होने के बावजूद अमेरिका जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने में कामयाब नहीं हुआ है। और ये 21 माइल का जो हॉर्मुज है, तो ज्यादातर जो ईरान कंट्रोल करता है, उसमें कम से कम 8 बार अमेरिका ने कोशिश की, और हर बार उनको हिसाब लगाया जा रहा है कि $400 मिलियन का नुकसान हुआ। 400 मिलियन, और ईरान को सिर्फ $3 मिलियन। अब देखिए, जमीन आसमान का फर्क हो गया। 3 मिलियन और $400 मिलियन के बावजूद, 8 कोशिशों के बावजूद भी वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल नहीं पाए, और उनके इत्तेहादी जैसा जापान, कोरिया, भारत भी लीजिए उसमें, और यूरोपियन देश अब मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका के ऊपर हम निर्भर नहीं हो सकते। ये नेवल पावर से और एयर पावर से तेल को, गैस को वहां से लाने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति बद से बद होते जा रही है। चूंकि रूस से भी उनको तेल और गैस नहीं मिल रहा है, अब खाड़ी से भी बंद हो गया है, और जो बाबल मंदब के जरिए रेड सी से आता था, उसमें भी एक खतरा बढ़ गया है हुतियों के बमबारी के बाद। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ज्यादातर वो इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू और राइट विंग का ये करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके व्यूअर्स को बरकरार रखने के लिए मॉडरेट व्यूज भी लेते हैं, और ये उनको सच नजर आ रही है। दूसरी ये है कि ये खिल्लत जो इंटरसेप्टर्स और पैट्रियट और थर्ड मिसाइल्स के हैं, उसकी भी अब खुलेआम यहाँ बहस हो रही है, और एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में और अखबारों में भी कि ये बिल्कुल सही है। और इसकी खास वजह यह है कि चीन से जो रेयर अर्थ मिनरल्स आनी चाहिए, उसकी मिकदार बहुत ही कम है। हालांकि ट्रंप जब चीन गए थे, उसमें वादा कर रहे थे चीनियों ने कि इसको बहाल करेंगे एक्सपोर्ट, लेकिन वो अभी भी बागडोर चीन के हाथ में है, क्योंकि वहां से लिमिटेड सप्लाई आ रही है, जो कि इन मिसाइलों में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है। उसकी कमी की वजह से ये जो मिसाइल चाहिए, थर्ड और पैट्रियट
एंटी मिसाइल ड्रोन्स के लिए, उसकी शदीद किल्लत है। और वो खाड़ी के देशों में अब डिप्लॉय करने के लिए उनके पास जो मिकदार चाहिए वो नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 दिन में जो अमेरिका ने बमबारी की और जिसके तहत ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें काफी कुछ इस्तेमाल कर दिए थे, जिसकी वजह से ये किल्लत शुरू हुई है। और अमेरिका चूंकि अब आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस तेजी से ट्रंप को वादा कर रहे थे कि नीज तो नाबूद कर देंगे, हम पावर प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, ब्रिजेस को हलाक कर देंगे, गिरा देंगे बोल के, तो ये उनका वादा जो है ये सिर्फ हवा में बातें करने का है, और असलियत जो है वो दूसरे देशों को फैला रहे हैं इस जंग, इजराइल के दबाव में आके मिस्र में, और यूक्रेन से हवाई हमला जो कमर्शियल शिप ईरान का कैस्पियन सी में हुआ, और सऊदी अरब के ऊपर दबाव डाल के यमन के ऊपर हुतियों के ऊपर बमबारी, और इराक के ऊपर बमबारी, और इसको सीरिया से भी मुलविस होने की बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि हम आपको इकोनॉमिक एड और जो भी वादा करे थे वहाँ नहीं देंगे, और फौज भी नहीं हटाएंगे सीरिया से, जो कि आईसिस को लड़ने के लिए लाई गई थी। और वहाँ के तेल और गैस के कुएं जो सीरिया में अमेरिका कब्जा करके बैठा है, उसको भी रिटर्न करने से इनकार कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि चूंकि अमेरिका खुद आगे चल के लड़ना नहीं चाहता, जो लिमिटेशंस है जो मैं बताया, तो ये दूसरों को उकसा के जो है ये जंग का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और ये बड़ा मसला हो गया है यहाँ डिबेट में और डिस्कशन में, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि ये हम धीरे धीरे क्यों इतनी इस क्वागमायर जो कह रहे हैं इसमें मुलविस हो गए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की ही बेइज्जती नहीं हो रही है, अमेरिका का इमेज एज ए ग्लोबल सुपर पावर उनकी प्रेस्टीज के ऊपर लगा हुआ है कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा बर्तानिया पहली वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पे हमला करके 8.5 लाख अपने फौजियों को खोया था, उसी तरह अब ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें काफी नुकसान होगा। और इसमें बचने की कोई रास्ता नहीं मिल रहा ट्रंप को, सिवाय इसके कि ईरान की बात माने। और ये इसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात ही नहीं है, इजराइल की भी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ के लोग मानना नहीं चाहते कि रूस, चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये 3-4 मुल्कों की फतह होगी अमेरिका के ऊपर। ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ गोरों का, व्हाइट्स का खास तौर पे, कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक लीडर इनसे यही वादा कर रहा है कि ईरान को हमने तहस नहस कर दिया, उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, नेवी बची नहीं है, और वहाँ लोग भूख से मार रहे हैं, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि इसके बावजूद भी ईरान क्यों बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्यों सीज फायर नहीं हो रहा है, क्यों बमबारी कर रहा है, और क्यों बातचीत करके इसको सुलझा नहीं रहा, बल्कि इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये झूठ के अपने सब पॉलिटिक्स यहाँ चला रहे हैं। तो ये धीरे धीरे फिल्टर होके न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और WSJ में भी दिखने में आ रहा है, और आमतौर पे फॉक्स न्यूज में भी धीरे धीरे अब ये फिल्टर होके आ रहा है कि हार हो रही है अमेरिका की, और ये सब साजिश है, चीन और रूस मिलके प्रॉक्सी ईरान को यूज करके अमेरिका के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। जैसा अब हैंडमेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो चीन दिया है या देने वाला है ईरान को, वो बड़ा इशू बन गया है यहाँ, कि चीन ने वादा किया था ट्रंप को कि हम ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये न्यूज उभर के आ रही है कि 300 या 400 हैंड शोल्डर फायर्ड मिसाइल से जो हीट सीकिंग है और एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को मार गिरा सकते हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में दे रहे हैं, जिससे
अमेरिका के ड्रोन्स मारे जा रहे हैं, रैपर और हेलीकॉप्टर्स वगैरह, F-35 को भी निशाना बना सकते हैं ये बोल के। तो ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा है लोगों के कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किससे क्या फायदा हासिल करना चाहता है बोल के। ये लास्ट डेज ऑफ जो ब्रिटिश एम्पायर था जर्मनी में हार के बाद, भला हालांकि उनकी फतह हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसके बाद से रिकवर नहीं हुआ ग्रेट ब्रिटेन, तो धीरे 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 रेलीगेट होता रहा है। उसी तरह ये ईरान की जंग मेरे ख्याल से ये बहुत डिसाइसिव है अमेरिका के फ्यूचर के लिए, और ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत पेनफुल है, वेरी डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल है डाइजेस्ट करने के लिए, समझने के लिए यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये अभी उसी ख्वाब में है कि ये सबसे बड़े ताकतवर हैं, इनकी मिलिट्री बार बार जो ट्रम्प बोलते हैं कि फाइनेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई मुकाबला हमारा नहीं करना चाहता है बोल के, ये नैरेटिव रिपब्लिकन पार्टी के और लीडर्स के वगैरह सब इंटरव्यूज में, फॉक्स न्यूज में देखे यहाँ के लोगों को गुमराह कर दिया है। तो इस वजह से ये दोनों नैरेटिव जो है बहुत ही मुश्किल से सामना कर रहे हैं। जो कुछ भी स्पेस ईरान को यहाँ मिलता है वो अब एंटी इजराइल होता जा रहा है। अब ईरान की ज्यादा बात नहीं हो रही है, बल्कि इजराइल का मामला हो गया है, एंटीसेमिटिज्म का मामला हो गया है कि अब आधे से ज्यादा लोग जो है इजराइल के खिलाफ हैं, और एड देना भी यहाँ मुश्किल हो गया है इजराइल को, और इसीलिए नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि हमको अमेरिका से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे फाइनेंशियली या हथियार वगैरह लेके। तो ये कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जंग जो है जल्द खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो हारे हैं, और सीज फायर को या MOU को दोबारा से जाने के लिए। लेकिन यही इल्यूजन में, ये ख्वाब में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिबरेट कर दिए हैं, वहां से जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं बोल के गुमराह करके चल रहे हैं, लेकिन पूरा दुनिया में इसका असर हो रहा है। तेल की कीमतें यहाँ कल $5.20 था डीजल, 20 सेंट बढ़ा हुआ है 2 दिन में, और पेट्रोल जो है $4.30 हुआ है, जो कि $4 था। तो हर दिन यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, और इसका असर जो है इन्फ्लेशन पर भी हो रहा है, और चीजें, रोजमर्रा की चीजें हर वक्त हर दिन नए नए प्राइजेस लगाते हैं लेबल्स यहाँ। ये हाल हो गया है अमेरिका में, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश खाड़ी के देशों पे निर्भर हैं गैस और तेल और फर्टिलाइजर को, उन पे कितना भारी असर हो रहा होगा, और कितना प्रेशर अमेरिका के ऊपर उनके साथी डाल रहे हैं, जो कि वो वादा करे थे कि इनकी नेवी से ऑयल कम कीमत में पूरी दुनिया को हम इनेबल करेंगे सप्लाई करने के लिए, लेकिन रूस से भी नहीं आ रहा है, खाड़ी से भी नहीं आ रहा है, और रेड सी से भी अब कम होता जा रहा है। इसके गंभीर परिणाम होंगे। जी मुमताज साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अमेरिका की हालत जो है वो मुस्तकिल खराब है, और वहाँ से जो रिपोर्टें आ रही हैं, और चूंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, अखबारात भी देख रहे होंगे, वहाँ की लोकल न्यूज़ भी आप समाप्त कर रहे होंगे, और उससे भी अंदाजा हो रहा है लगातार वहाँ पे चीजें। इसके बावजूद जाहिर सी बात है कि सुपर पावर है, तो कहते ये कहते किताब हम हार गए, वो तो यही साबित करने पे लगा हुआ है कि बस किसी तरीके से हार मान ले। मिसाल तौर पर आज ये खबर बड़ी जोर शोर से चलाई जा रही कि हमास ने हथियार डाल दिया, हमास ने हथियार डाल दिए, जबकि जो बात अभी हमास कह रहा है, यही बात पहले भी कहा कि अगर एक नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीन की बनती है, उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस आती हैं, तो हम उनके सामने हथियार डाल देंगे, हम अमेरिका या इजराइल फोर्स के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ये बात तो मैं पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूं। तो ये, लेकिन अब उसको और जो शर्तें रखी हैं उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, ने बताने के लिए, और तमाम हथियार डाल दिए, हथियार डाल दिए। अरे अभी डाला कहाँ है? हथियार में भी तय करना है
उन्होंने कहा कि जो मिसाइल या हमारे जो रॉकेट्स हैं या इनको हम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बंदूक या अपनी ये चीजें छोड़ देंगे, नहीं। तो और फिर जो फोर्स होगी उसमें गाजा पुलिस भी शामिल होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, ये उसमें शामिल है। अब उसमें ये अमेरिका कह रहा है हाँ भाई कि उसमें हमास के लोग नहीं रहे। अरे भाई किसको पता है कौन हमास का है कौन नहीं है? इजराइल की नजर में तो वहां 6 महीने का बच्चा भी जो है हमास का मेंबर है, उसको मारता है। तो फिर ये क्या कि तो हमास के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे? तो इसका मतलब गाजा का एक भी आदमी, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 64% इजरायलियों का ये मानना है कि बच्चा बच्चा जो है, यानी हर चीज गाजा की वो इजराइल मुखालिफ है और उसे खत्म कर देना चाहिए। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा, अब ये झूठी है सच्ची है क्या है, लेकिन तो फिर ये क्या है? तो इस तरह की चीजें सामने आती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इजराइल से ही ताल्लुक रखती है यहाँ पे अब्दुल वाहिद साहब, यहाँ पे कि इजरायली एयरफोर्स अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रख दिया है। हालांकि वो अलर्ट पे मुस्तकिल है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ खुसूसी, क्योंकि रिपोर्ट तभी आती है जब एक कुछ खुसूसी, और आपने भी उसका जिक्र किया था। लेकिन पाशा साहब ने जिस तरह से बातों को जिक्र किया है अब्दुल वाहिद साहब, तो कैसे इसको देखते हैं? और खास तौर से अलर्ट मोड अगर है और अमेरिका की और इजराइल की हालत भी हमारे सामने है, तो क्या ऐसे में मुमकिन है अब्दुल वाहिद साहब? जी, ये जो कुछ अपडेट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस पे चैनल पे, वो सारी की सारी ज़ाहिर है कि वो बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं ये, और ये पूरे मीडिया में हैं, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने कि इसराइल अलर्ट पे है और उसको होना भी चाहिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक न्यूज़ है जिसके अंदर उसने कहा है कि एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इसराइल इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन नेक्स्ट टारगेट जो है ईरान का वो इसराइल हो सकता है। तो अब आप देखिए कि इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। जहाँ तक आपने जूस की बात की कि भई उनका इस तरह का है, तो भई वो लोग कैसे भूल जाएँ वो सारी चीज़ें कि बाकायदे जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कभी बड़े-बड़े मैचेज़ वगैरह होते हैं तो बड़े-बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं। वर्ल्ड कप वगैरह हो क्रिकेट वगैरह का तो लोग उस पे देखते हैं। तो जब गज़ा पे बमबारी इसराइली मिलिट्री करती थी, तो बड़े-बड़े स्क्रीन जो है इसराइली शहरों में लगते थे, और वो जो इसराइली जो है, उसमें उनकी तस्वीरें देख कर के, वीडियोज़ देख कर के, फ़लस्तीनियों की लाशें देख कर के वो खुशियाँ मनाते थे। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं सामने। इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि वो क्या-क्या करते थे। तो ये जो है अब किस तरह की कौम है, क्या है, कैसे लोग हैं, तो अगर हम ज़ाहिर-सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भई क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत ज़रूरी क्यों थी। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आ रही हैं दुनिया के सामने। सूरत-ए-हाल कुछ लग रहा है नेट में प्रॉब्लम आई है इनके। मैं फिरोज बख्त साहब से चाहूंगा कि कंटिन्यू करें, और जैसे ही अब्दुल वाहिद साहब आते हैं मैं उन्हें फिर ले लूंगा। तो जी फिरोज बख्त साहब, आपने देखा प्रोफेसर पाशा ने जो तबसरा किया, जो एक एनालिसिस पेश किया है, तो इस रोशनी में चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रोफेसर पाशा आज से नहीं बल्कि 30-40 साल से इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और सिर्फ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के ही नहीं, प्रैक्टिकली भी चारदांगे आलम में उनको बुलाया जाता है, वो अपने पेपर्स पढ़ते हैं। काफ़ी पेपर्स मैंने उनके सुने हैं, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक बात कही, एक-एक लफ्ज़ उसमें बिल्कुल मानी-खेज़ है। कोई लफ्ज़ उसमें कम नहीं, कोई फालतू नहीं। मैं थोड़ा बहुत उनकी बात को दूसरे अंदाज से बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, मिडल ईस्ट में अपनी खाल बचाने के लिए नेतन्याहू और अमेरिका में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ट्रम्प साहब इन्होंने बड़ा खतरनाक प्लान बनाया है ईरान के ऊपर, ऐसे हमले करने के लिए कि मेरे ख्याल से वो इंसानियत सोज हमले हो सकते हैं। और उसमें ये यही नहीं कि सिर्फ उनके जो ज़खायर हैं, उसके तेल के ज़खायर हैं, उनकी एनर्जी के
सेंटर्स हैं, उनके पानी के सेंटर्स हैं, उनके और गोदाम हैं, वहीं पे एनर्जी के उनके गोदाम है, वहीं पे वो अटैक करेंगे। वो अटैक जैसे इन्होंने गाजा में किए थे, इसराइल ने अमेरिका ने मिलके, वो पब्लिक पे भी करेंगे। और ईरान ने हाई अलर्ट अपने उसको दे दिया है शहरियों को कि भाई अगर कुछ धमाके हों अगले 48 घंटे में, 24 घंटे में, उससे ज़्यादा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से अमेरिका ने भी अपने तमाम जो उसके एम्बेसीज हैं वहाँ से लोगों को बुलाने की बात करी है। ये कुछ बहुत अच्छी बातें नहीं हैं। और ये भी सुनने में आया कि 12-15 कंट्रीज जो है अपना एयर स्पेस बंद करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक ऐसी खतरनाक जंग होगी जो कि 1945 के बाद अब देखने में आ सकती है। और इसकी वजह यह है कि शैतान लोग जो है ये शैतान लोग जो कि जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू हैं, जो अपनी जान को बचाने के लिए दुनिया की जान लेना चाहते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बल्कि ट्रंप ने तो ये भी कहा है एक डेट दी है, डेडलाइन दी है कि 30 तारीख तक हम ईरान के जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हैं, यानी जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं, उनसे निपट लेंगे और 30 के बाद फिर हम ईरान को देख लेंगे। तो ये बड़े ही खतरनाक इरादे हैं इन लोगों के। लेकिन ईरान की जानिब से भी ये है, ईरान ने भी ये कह दिया है कि अगर कुछ इस तरह की हरकतों सकनात में मुलविस हुआ अमेरिका और इसराइल ये दोनों मिलके, तो हम भी कुछ इस तरह का जवाब देंगे कि वो एक तरह का कयामत का नज़ारा होगा। वो ईरान ने कह दिया है कि हम कहां से कहां तक करें, अब पता मैं नहीं कुछ ईरान ऐसे अपडेट बड़ी देना चाहता हूं। मैं आप रुकूंगा फिरोज वक्त साहब। अपडेट ये है, यहाँ पे कई अपडेट आई। जयदीप साहब ने बड़ी अपडेट दी है। इस वक्त ईरान के कुछ क्षेत्रों में गैस स्टेशनों पर कतारें देखे जाने की खबर है, यानी लोग जो है गैस जमा कर रहे हैं। दूसरा ये कि ईरान की आर्म फोर्स हाईजेस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस में प्रवेश कर गई है, वॉर टाइम प्रोटोकॉल पर है, ये भी बताया जा रहा है। इसके अलावा चैनल 12, ट्रंप एक हमले के पहले से कहीं अधिक करीब है, लेकिन ये अभी निश्चित नहीं है, तनाव चरम पर है, ये विस्फोट कगार है। हिंदी इतनी टफ हो जाती तरह से लेकिन जयदीप साहब ने उसको लिखा है, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। जयदीप साहब लिखा है और ये स्क्रीन पे पढ़ लें अगर हम कुछ गलत पढ़ जाए। यूएस ने अपने डिप्लोमेट के लिए निम्न देशों के प्रति सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। यूएई, कतर, ओमान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, सऊदी, बहरीन और मिस्र के वहां से लोग जो है खाली कर दें। इसके अलावा इजराइल ने गाजा पर बहुत बड़ा हमला किया है। आज हमास के हथियार रखने के बाद, कहने के बाद भी ये देखिए, ये भी अपने आप पे खबर है कि जब बोर्ड ऑफ पीस की बात हो गई, हथियार रखने की बात हो गई, सब हो गई, फिर भी हमला। यहाँ पे एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस को बताया है कि हाल के दिनों में ईरान बहुत आक्रामक रहा है और कुछ अमेरिकी अधिकारी इस बात से हैरान हैं कि तेहरान जंग को बढ़ाने के लिए किस हद तक तैयार है, यानी जंग को बढ़ाना चाहते हैं। अरबाइन से भी खबर है, इराक से इराकी लोगों ने अरबाइन पद मार्ग पर बैनर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि हमारा आकाश तुम्हारी मिसाइलों के लिए है और हमारी भूमि यानी हमारी जमीन तुम्हारी तीर्थयात्रियों के लिए। तो वहां पे आप देखिए बड़े पैमाने पे लोग बेखौफ होकर के चल रहे हैं कि ठीक है, तुम हमें मार दोगे तो हम करबला में शहीद होने के लिए आए हैं। यानी कोई शख्स ना तो डरा है ना कोई, बिल्कुल वैसे ही। और अब्दुल वाहिद साहब, आपका कमेंट मैं जरूर मुकम्मल कराऊंगा। फिरोज साहब बीच में रुक गए, मैं फिरोज साहब से भी चाहूंगा कि मुकम्मल कर लें और फिर पाशा साहब को आखिर में सुनते हुए दुआ पे हम खत्म करेंगे। हालांकि 1 घंटे 8 मिनट हो गए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा चाहूंगा फिरोज साहब अपना कंप्लीट कर लें। बस मैं ये कह रहा था, मैं 1 मिनट, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाशा साहब और सब आप गवाह हैं कि जब तशय्ये जनाजा हो रही थी और तमाम जनाजा लेकर लोग जा रहे थे आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का,
उस वक्त हमले हुए अमेरिका की तरफ, बड़े हमले हुए, लेकिन न कोई भगदड़ मची, न कोई डरा, न कोई सड़क से हटा। आज 156वां 57वां दिन है जब ईरान के अवाम सड़कों पे मौजूद है। आज की तारीख में कह रहा हूं, कल यमन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जैसा कि हमेशा नमाज जुमा के बाद वहां होता रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, अपनी बात फिरोज साहब कंप्लीट कर ले, फिर अब्दुल वाहिद साहब, और आखिर में फिर हम लोग पाशा साहब को सुन के डी एंड करें। नहीं, ऐसा है डॉक्टर मुमताज कि नजफ से लेके करबला तक अब तक लेटेस्ट जो न्यूज हमारे पास है, 25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो वहाँ अरबईन के लिए आ गए हैं और उनको बिल्कुल भी कोई खौफ व खतर नहीं है। और रही बात ईरान की, ईरान अब इस आखिरी वार के लिए मुकम्मल तरीके से मरने या मारने के लिए तैयार है। इस बात को अमेरिका भी समझता है, इसराइल भी समझता है। लिहाजा हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई हमला ना हो, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। ईरान पहले हमला नहीं करेगा, कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स उसने करी थी, लेकिन अब अमेरिका को होशियार हो जाना चाहिए, इसराइल को भी, क्योंकि देखिए ये तो बहुत जबानी जमा खर्च करते हैं ट्रम्प साहब। ईरान बोलता कम है, करता ज्यादा है। ईरान ने कह दिया है कि तुमने हमारे इन जगहों पे हमले किए जिनके तुम नाम ले रहे हो, एनर्जी स्टेशन और पुल और ये पानी के जखायर, तो हम जो करेंगे वो कयामत का दिन होगा। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल, और मैं अब्दुल वाहिद साहब से भी चाहूंगा कि बात को कम्बल कर लें।